अगर आपको पता चले कि आप 400 के लिए तैयारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, एक गारंटी जो वो लेने की कोशिश है। और ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी एक कदम नहीं 4-5 कदम आगे है। जो सारी कोशिश है वो 400 तक पहुंचने की है। एक सर्वे है, एक न्यूज़ चैनल ने किया, इंडिया टीवी ने, उन्होंने इस अपने सर्वे में अभी के हिसाब से ओपिनियन पोल में 378 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है। लड़ाई लोकसभा चुनाव जीतने की नहीं है, लड़ाई एक रिकॉर्ड बनाने की है कि 400 सीटों का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री ने दिया है उसको पूरा किया जाए। अभी तक जो चुनाव में लड़ाई का जो स्तर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, उसमें ये तो बहुत स्पष्टता से नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है तैयारी के तौर पर, लक्ष्य के तौर पर और सपने के तौर पर। अब बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच में ओडिशा में टाई अप होने जा रहा है, एक गठबंधन होने जा रहा है। अब ये गठबंधन नरेंद्र मोदी जी और नवीन पटनायक ने आपस में बात करके तय किया कि चलिए साथ में आते हैं। अब इसके खिलाफ में बीजेपी के जो उड़ीसा के कुछ कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो इसके खिलाफ थे। इसके खिलाफ कुछ हद तक अमित शाह भी थे, क्योंकि अमित शाह का कहना था ये मौका है हमें नवीन पटनायक को एक तरह से टक्कर देने का। मोदी जी ने तय किया नहीं, इस बार कोई रिस्क नहीं लेना है। अगर हम एक साथ आ जाए तो करीब 75-80% हमारा वोट शेयर होता है और साथ में मिलकर 21 के 21 सीट मिलने हैं। और उसमें भी यह तय हुआ कि 14 सीटें या 2/3 लोकसभा में बीजेपी लड़ेगी, 1/3 बीजेडी और उसके विपरीत विधानसभा में। तो ये हाईएस्ट लेवल पर हुआ और तुरंत मैसेज गया। पांडियन जी जो नवीन पटनायक के खास अधिकारी हैं, अब पार्टी में शामिल हुए हैं, और दूसरी तरफ पीके मिश्रा पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हुए हैं, वो भी ओडिशा से आते हैं। दोनों ने बातचीत की और तय हुआ पार्टी जो भी कहे हमें ये करना है, प्रधानमंत्री ने कहा है, और ये अलायंस अब होने जा रहा है। संदीप साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भुवनेश्वर ओडिशा से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत आपका। पहला सवाल यही कि ये जो बीजेडी और बीजेपी का अलायंस होने जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है उसका, क्या ये अलायंस एक इस तरह का अरेंजमेंट है कि हम राज्य में आपकी सत्ता को नहीं छुएंगे, राज्य में आपका किला बरकरार रहे, पर आप 400 तक पहुंचने में हमारी मदद करो? सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इसका यही है? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही फरमाया। और बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको ये भरोसा नहीं है कि अपने दमखम पर अगर बीजेपी यहाँ लड़ती है नवीन पटनायक के बीजू जनता दल के साथ, तो उनको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, ऐसा विश्वास उनको नहीं है। तो इसीलिए बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, वो चाहते हैं कि अपनी सरकार में हिस्सेदारी हो। और सबसे अच्छा तरीका उनको यही नजर आता है कि अगर बीजेडी के साथ हाथ मिलाया जाए तो एक तो राज्य में सत्ता में आएंगे, और दूसरा अब की बार 400 पार का जो नारा लगाया है बीजेपी ने, उसको पूरा करने में या उसके आसपास पहुंचने में उन्हें आसानी होगी अगर बीजेडी उनके साथ पूरी तरह से गठबंधन में शामिल होगी। जी, ये जो दोनों पार्टियों का रिश्ता है ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जब बीजेडी और बीजेपी कहते हैं तो ध्वनि तो एक जैसी लगती ही है, पर जो नवीन पटनायक का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, अपने प्रदेश में बड़े पॉपुलर कहे जाते हैं वो, या जो क्या नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी है, वो दोनों के बीच किसी किस्म का कॉन्ट्राडिक्शन अधिक आप देखते हैं या साम्य अधिक देखते हैं? क्योंकि अलायंस जब नहीं हुआ था तब भी कई बार केंद्र में जब जब जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री को सपोर्ट की, तो बीजेडी ने सदन में वोट देकर के मौजूदा सरकार का समर्थन तो किया ही है। देखिए, नवीन पटनायक की शुरू से यही रणनीति रही है कि केंद्र में जिस पार्टी या जिस गठबंधन की भी सरकार हो, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखें, और उड़ीसा के स्वार्थ के लिए जो भी केंद्र सरकार से मदद चाहिए वो मिलता रहे, और उनको भी कई चीजों में सहूलियत रहे। तो जब यूपीए की सरकार थी 10 साल तक, 2004 से लेकर के 2014 तक, उस समय भी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे।
यहाँ स्थानीय नेता जो उड़ीसा के हैं, आज की तरह वो भी नवीन सरकार के खिलाफ डे इन डे आउट वो गाली गलौज करते रहते थे, आरोप लगाते रहते थे। लेकिन केंद्र के जो मंत्री थे या केंद्र के नेता थे पार्टी के, वो उन्होंने बहुत ही अच्छा रिश्ता बनाए रखा था। और वही प्रक्रिया मोदी जी के केंद्र में प्रधानमंत्री में बनने के बाद भी जारी रही। लेकिन खास करके 2019 के चुनाव के बाद से हम देख रहे हैं कि दोनों में बहुत ही मधुर संपर्क रहे हैं, खास मोदी जी और नवीन पटनायक के बीच। और हर संभव इशू पे या किसी भी मुद्दे पर बीजेडी ने हमेशा संसद के भीतर और संसद के बाहर बीजेपी का और एनडीए गठबंधन का समर्थन किया है। आपने जिक्र किया कि बहुत सारे बिल्स पास करने में बीजेडी ने मदद दी। केवल वही नहीं, हाल ही में आप देखिए अश्विनी वैष्णव जी जो रेलवे मिनिस्टर हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट थे और चुनाव से 1.5-2 महीने पहले जब राज्यसभा चुनाव हाल ही में हुआ तो बीजेडी ने उनको समर्थन दिया, जबकि उनके पास अपना स्ट्रेंथ था, नंबर था, संख्या थी उनके पास कि अपने पार्टी के किसी को वो राज्यसभा भेज सकते थे। तो जाहिर है दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बीच बहुत ही मधुर ताल्लुकात रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार पिछले 1 महीने में 2 बार उड़ीसा का दौरा कर चुके हैं और दोनों बार लोगों को ये बहुत ही उत्सुकता के साथ लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि देखने के लिए कि मोदी नवीन के खिलाफ कुछ बोलते हैं कि नहीं, नवीन सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं कि नहीं, कोई आरोप लगाते हैं कि नहीं। लेकिन देखा गया कि उन्होंने एक शब्द, कोई अपशब्द नहीं कहा या कहीं उनका आलोचना नहीं की, बल्कि उनको अपने मित्र संबोधन किया दोनों बार। अभी हाल ही में जाजपुर आए थे, उससे पहले संबलपुर आए थे पिछले महीने 3 तारीख को। दोनों ही सभाओं में, आम सभाओं में इसका बिल्कुल पता ही नहीं चला कि ये मुख्य विरोधी पार्टी जो है यहाँ उड़ीसा में, उसके सिर्फ सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उड़ीसा सरकार के खिलाफ, नवीन पटनायक के खिलाफ, बीजेडी के खिलाफ एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। ये सारी चीजें इस बात का संकेत देती हैं कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं में बहुत ही मधुर ताल्लुकात रहे हैं और गठबंधन के बिना। लेकिन अब शायद दोनों पार्टियों को लगा कि अब समय है कि इस अनौपचारिक गठबंधन को एक औपचारिक रूप दिया जाए। और एनडीए में तो पहले शामिल था ही बीजेडी, 11 साल तक एनडीए गठबंधन में थी और अब 15 साल के बाद फिर एनडीए में वापस आने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि सीटों के बंटवारे को लेकर मामला फंसा हुआ है, रस्साकसी जारी है दोनों पार्टियों में। इसी के वजह से अभी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की जा रही है। जी, एक बार वोट प्रतिशत के गणित के हिसाब से आप बताएं, 2019 में 12 सीटें बीजेडी ने जीती थी 21 में से, और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, 1 सीट कांग्रेस के हिस्से आई थी। 2014 में 20 सीटें बीजेडी लेकर के गई थी और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला था। वोट प्रतिशत के हिसाब से बीजेडी और बीजेपी का साथ आना लोकसभा में 21 सीटों की गारंटी है क्या? लगभग बीजेपी यही सोच रही होगी। लगभग आप कह सकते हैं, सचमुच अगर गठबंधन होता है तो एक सीट दक्षिण ओडिशा में भले चले जाए कांग्रेस के खाते में, लेकिन 19-20 सीट तो मिलना तय है अगर गठबंधन होता है। और पिछली बार भी आप देखें, पिछले 3 चुनाव के जो आंकड़े हैं उसको अगर आप देखें तो बीजेपी लगातार अपने वोट प्रतिशत में इजाफा करती आ रही है। और पिछली बार लोकसभा चुनाव में करीब 38% वोट मिले थे, जबकि बीजेडी को करीब 43% वोट मिले थे। और विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी को 32% वोट मिले थे और पहली बार उड़ीसा विधानसभा में वो मुख्य विरोधी दल के रूप से उभरी थी और कांग्रेस को पछाड़कर नंबर 2 की पार्टी थी। लेकिन यही वजह है कि राज्य के नेता बहुत उनको ये
गठबंधन में शामिल होना वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर गठबंधन बन गया, उन्हें लगता है कि पार्टी की जो लगातार जनाधार में बढ़ोतरी हो रही है वो इससे रुक जाएगा, और बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेडी उनको क्षति पहुंचा सकती है। इसीलिए राज्य के जो नेता पिछले 3 दिन से दिल्ली में बने हुए हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अकेले लड़ना हमारे हित में है, लेकिन केंद्र नेतृत्व की अपनी मजबूरी है, अपने जो कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि गठबंधन में आ जाए बीजेडी। जी, एक आखिरी सवाल, वीके पांडियन बीजेडी में जब से आए हैं बड़ी चर्चा होती है उनके नाम की, ये सुगबुगाहटें चलती हैं कि वो नवीन पटनायक के वारिस भी हो सकते हैं। ऐसा ऐलान नहीं हुआ है लेकिन पार्टी में नंबर 2 की हैसियत है उनकी, पर वो ओडिशा के रहने वाले नहीं हैं। विद इन पार्टी, विद इन बीजेडी दूसरे लेवल की जो लीडरशिप है और कार्यकर्ताओं में वीके पांडियन की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, स्वीकार्यता कितनी है? क्या ये बाहरी वाला फैक्टर है क्या? बिल्कुल है। बीजू जनता दल के अंदर ही नहीं, आम लोगों में भी उनको लेकर के गतिरोध है, विरोध है, इसमें कोई शक नहीं है। और पिछले दिनों कई बीजेडी के सिटिंग एमएलए बीजेडी छोड़कर बीजेपी आ गए, कुछ पूर्व विधायक भी आ गए, और सबका वही एक ही एक्सप्लेनेशन था, या एक ही कारण उन्होंने दर्शाया कि वहां तो पांडियन जी की ही चलती है। अब तो नवीन पटनायक भी कोई निर्णय नहीं लेते, पांडियन ही सब कुछ करते हैं। और क्योंकि वो तमिल हैं और यहाँ आईएएस ऑफिसर थे पिछले नवंबर में उन्होंने इस्तीफा दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और पूर्ण रूप से बीजू जनता दल में उन्होंने योगदान किया, तो उनको लेकर के गतिरोध है। और बीजेडी के नेताओं को उनको लगता है कि बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि 4 एमएलए जो गए हैं, जो पिछली बार यानी 19 को वो लोग बीजेडी के टिकट से जीते थे, हो सकता है और भी लोग असंतुष्ट जो है पांडियन को लेकर के वो भी जा सकते हैं। तो एक तरह से उनका जो पलायन, उसको रोकने की भी एक कारण है, रोकना चाहती है बीजेडी। यही कारण है कि वो गठबंधन के लिए अभी बातचीत आगे बढ़ा रही है। और उनका प्रस्ताव ये है कि करीब 100 या 100 से ज्यादा सीट असेंबली में वो लड़ेंगे, और लोकसभा के लिए ज्यादातर सीटें वो बीजेपी को देने के लिए तैयार है। और पांडियन ही, आपको बता दूं कि कल पांडियन और उनके जो संगठन संपादक हैं प्रणब प्रकाश दास, दोनों दिल्ली गए थे और बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ उनकी बातचीत हुई। वो वापस आ चुके हैं आज, लेकिन स्पष्ट नहीं किया है कि क्या बातें हुई क्या नहीं। लेकिन ये जरूर है कि पांडियन, पूरा जो अलायंस का की चर्चा हो रही है, बातचीत चल रही है, उसको पांडियन ही लीड कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया संदीप साहू जी, भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़े थे।